कहानी की शुरुआत होती है एक हाईटेक हॉस्पिटल से, जहां कैमरा धीरे धीरे साइकेट्री डिपार्टमेंट के एक ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहां एक महिला मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट अपने यंग मस्कुलर पेशेंट से गंभीर स्वर में पूछती है, क्या तुम यह पुष्टि कर सकते हो कि तुम्हें सच में हर जीवित इंसान एक सुअर जैसा दिखता है? लड़का कुछ कहे बिना सिर्फ सिर हिला देता है। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह और करीब झुककर लगभग फुसफुसाते हुए पूछती है, रुको, क्या तुम मुझे भी ऐसे ही देख रहे हो? इस बार लड़का बिना हिचकिचाए लाल चमकती आंखों के साथ हाँ में जवाब देता है। अब कैमरा पेशेंट के नजरिए से सीन दिखाता है। डॉक्टर का चेहरा मानो इंसानी नहीं, बल्कि किसी चश्माधारी खड़ी नाक वाले एनिमल जैसा दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि उसकी हालत सिर्फ बहाना नहीं, सचमुच अजीब है। डॉक्टर शॉक के बावजूद अंदर से सोचती है, इतना स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का यह कैसे हो सकता है? वह उसकी कंडीशन टेस्ट करने के लिए अजीब कदम उठाती है। अपने कोट के बटन धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, शायद हमें तुम्हारी बॉडी रिस्पांस चेक करनी चाहिए। लड़का पसीने पसीने हो जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। डॉक्टर और पास झुककर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तो बताओ, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? पेशेंट की आंखों से देखा जाए तो सीन और भी डरावना है। डॉक्टर का चेहरा वही है, लेकिन उसकी छाती की जगह भी छोटे छोटे कार्टूनिश एनिमल फेस उगाए हैं। दूसरी ओर डॉक्टर को पूरा यकीन है कि वह इतनी आकर्षक है कि कोई उसे कभी जानवर के रूप में देख ही नहीं सकता। लड़का अचानक खड़ा होकर सीधे सपाट शब्दों में कहता है, आई सी 2 पिग्स। ये सुनकर डॉक्टर का चेहरा जम जाता है। उसका आत्मविश्वास एक पल में टूट जाता है। वह तेजी से शर्ट पकड़ती है, पीछे हटती है और पहली बार मान लेती है कि पेशेंट की हालत गंभीर है। वह फौरन प्रोफेशनल मोड में लौटती है। डेस्क पर रखे ह्यूमन स्पाइन मॉडल को उठाकर समझाती है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकृति डिफिटी है। इससे ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स पर दबाव पड़ रहा है। शायद इसी वजह से तुम्हें यह सब दिखाई दे रहा है। डॉक्टर चेतावनी देती है, सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। गर्दन से नीचे पैरालिसिस तक हो सकता है। लड़का शांत होकर सुन रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वह मॉडल की ओर हाथ बढ़ाकर ठंडी आवाज में कहता है, मेरी रीढ़ वापस दो। डॉक्टर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह मरीज हकीकत और भ्रम डेल्यूजन में फर्क ही नहीं कर पा रहा। उसके मन में बस यही ख्याल आता है, इतना स्मार्ट लड़का और इतनी खतरनाक सोच, क्या बर्बादी है। दृश्य बदलता है और यान भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ा है, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए हुए, जिसमें गंभीर मानसिक विकार का जिक्र है। उसकी नजर से देखें तो पूरी बस में लोग उसे मानवीय रूप वाले सुअर जैसे दिखाई देते हैं। यान सोचता है कि उसे हमेशा से दुनिया कुछ ऐसी ही दिखती आई है, शायद इसलिए कि उसके माता पिता सुअर काटने का काम करते थे। यह बीमारी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित नहीं करती, बस डेटिंग को छोड़कर। रिपोर्ट देखते हुए वह याद करता है कि आज बेहद अहम दिन है, उसका प्रोफेशन अवेकनिंग समारोह। काश इससे पहले यह बीमारी ठीक हो जाती। भव्य चिंगचोंग अकादमी पहुंचकर वह देखता है कि छात्र एक विशाल नीली रोशनी वाले क्रिस्टल के आसपास जमा है। यान को चिंता है कि उसका मानसिक विकार उसकी अवेकनिंग को बिगाड़ सकता है, जिससे भविष्य पर असर पड़ेगा। तभी हल्के नीले बालों वाली लड़की उसे पुकारती है। वह यान को देखकर खुश होती है, देर से आने के लिए चिढ़ाती है और मजाक में लड़ाई की धमकी देती है। मगर यान की आंखों में वह भी सुअर जैसी ही लगती है, बस नीले रंग के शेड के साथ। लड़की उसे झकझोरती है और पूछती है कि उसने सुना या नहीं। राह चलते छात्र उसे शूलिंगन कहकर छेड़ते हैं कि वह यान के साथ ज्यादा ही घुली मिली है। कोई कहता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और शायद जल्दी शादी भी कर लें। गुस्से में शूलिंगशान कहती है कि गसिप को नजरअंदाज करो। यान सिर हिला देता है। तभी अकादमी के बुजुर्ग प्रधानाचार्य समारोह शुरू होने की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि अवेकनिंग पूरी तरह उनकी मूल विशेषताओं, शक्ति, फुर्ती और आत्मा पर आधारित है। उच्च गुणों का मतलब है उन्नत पेशे का मौका। पहला छात्र मध्य स्तर का मेटल वर्कर बनता है, दूसरा उन्नत हीलर, तीसरा जूनियर इंजीनियर और निराशा में गिर पड़ता है। अब लाल नारंगी बालों वाला ताकतवर लड़का
क्रिस्टल को छूता है, स्वर्णिम रोशनी फूट पड़ती है। उसे दुर्लभ श्रेणी का कॉम्बैट पेशालिस प्लेट्स में मिलता है। प्रधानाचार्य उसका नाम पूछते हैं। वह गर्व से कहता है, लूजिंग लॉन्ग। प्रधानाचार्य प्रसन्न होकर उसके घर जाने और भविष्य पर चर्चा करने का वादा करते हैं। फिर यान का नाम पुकारा जाता है। शलिंग शान उसे प्रोत्साहित करती है। प्रधानाचार्य जानते हैं कि यान अजीब है, मगर उसके आंकड़े औसत से 3 गुना अधिक हैं। शायद कोई चमत्कार हो। यान जैसे ही क्रिस्टल को छूता है, बिजली सी चमक के साथ विस्फोट हो जाता है। प्रधानाचार्य और भीड़ पीछे हट जाती है। प्रकाश इतना प्रबल है कि प्रधानाचार्य घोषणा करते हैं, यह डिवाइन टीयर है। सबसे ऊंची श्रेणी, मगर परिणाम चौंकाने वाला निकलता है। लाइफ टाइप प्रोफेशन डिवाइन पिग बुचर छात्र पहले हैरान, फिर थके लगाते हैं। कोई क्रिस्टल को दोष देता है, कोई बहस करता है कि क्या यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। प्रधानाचार्य गुस्से और निराशा में भर जाते हैं। इतने वर्षों बाद पहली बार डिवाइन टीयर जागा, और वह भी सबसे घटिया समझा जाने वाला पेशा। यान अकेला आगे बढ़ता है। तभी उसकी आंखों के सामने केवल उसे दिखाई देने वाली नीली होलोग्राफिक स्क्रीन उभरती है। सिस्टम इंटरफेस, उसमें उसका पूरा स्टेटस, प्रोफेशन, टैलेंट और स्किल दिखाई देते हैं। स्वाइन नेमेसिस और प्लेड ऑन गॉड स्लेइंग। पहली स्किल है ब्लड शैडो पूचर, जो सुअरों को भयभीत कर सकती है। स्वाइन नेमेसिस उसे स्वरों पर 50% अतिरिक्त नुकसान पहुंचाने की क्षमता देता है, और जितना अधिक सुअर मारेगा बोनस बढ़ता जाएगा। साथ ही उनसे उसे आधा नुकसान ही होगा। ये देखते ही यान हल्की मुस्कान देता है। आंखों में लाल चमक उभरती है। उसे एहसास होता है कि यह पेशा कमजोर नहीं, बल्कि उसकी ताकत है, क्योंकि उसकी नज़र में पूरी दुनिया सुअर जैसी दिखती है। अकादमी में लौटते समय छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। लूजिंग लॉन्ग और उसका साथी उस पर हंसते हैं। दोस्त कहता है कि उसे असली ड्रैगन की उम्मीद थी, पिग बुचर की नहीं। शलिंगन यान के पास आती है। उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि डिवाइन लेवल पिग बुचर होना भी बुरा नहीं। तुम अपने पिता के नक्शे कदम पर हो। बाकी छात्र जलन से देखते हैं। कुछ तो रोने लगते हैं कि उन्हें डिवाइन टीयर क्यों नहीं मिला। शूलिंग शान शर्माते हुए कहती है कि उसके और यान के पापा दोनों खुश होंगे। यान को याद आता है कि वे बचपन से पड़ोसी हैं, और उनके माता पिता हमेशा उन्हें एक साथ देखने का सपना देखते रहे। प्रिंसिपल का चेहरा अब थोड़ा शांत हुआ, और उन्होंने अगला नाम पुकारा, शूलिंग शान। उसकी बारी आते ही वह नर्वस और एक्साइटेड हो गई। उसने यान की तरफ देखते हुए कहा, चाहे मेरी माँ का पेशा सिलाई का हो या पापा का वाइन बनाने का, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर यान कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। शूलिंग शान ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल पर हाथ रखा। तभी एक तेज बर्फीली नीली रोशनी आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। अब तक की सबसे शक्तिशाली जागृति प्रिंसिपल स्तब्ध रह गए और घोषणा की, लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन स्नो सोल स्वॉर्ड इमोर्टल। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी साधारण फैमिली से इतनी दुर्लभ शक्ति कैसे जन्म ले सकती है। यह निश्चित ही कोई रेयर म्यूटेशन था। शलिंग शान का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब वह आत्मविश्वासी और गरिमामयी थी। प्रिंसिपल ने सम्मानपूर्वक कहा कि अकादमी उसे पूरा सहयोग देगी। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद किया और मंच से उतर गई। भीड़ में कानफूसी होने लगी। क्या वह अब भी पिग बुचर यान के पीछे जाएगी? दूसरी लड़की बोली, अब तो असंभव है। वह आगे बढ़ रही है और यान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। शूलिंग शान यान के पास आई। यान ने उसे बधाई दी, लेकिन रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। हाथ बांधकर ठंडे लहजे में बोली, शायद हमारे बीच कुछ गलतफहमियां रही हों, पर हमें साफ कर लेना चाहिए। अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। यान हैरान रह गया। किनारे खड़े ल्यू जिंगलोंग और उसका साथी यह तमाशा मजे लेकर देख रहे थे, पर सबको चौंकाते हुए यान ने हंसते हुए हामी भर दी। शलिंग शान को लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने दया भरे स्वर में कहा, मुझे पता है यह सब तुम्हारे लिए कठिन होगा, पर नाटक करने की जरूरत नहीं। पिग बुचर होकर तुम कभी मायने नहीं रखोगे। यान का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना। उसकी नजर से सीन दिखाया गया जहां वह लड़की मानो घमंडी पिग फेस के रूप में उसे कह रही थी, बेहतर होगा कि हम भविष्य में एक दूसरे को परेशान ना करें।
शूलिंग शान उसके शांत रवैया से उलझन में पड़ गई। यान मन ही मन खुश था कि बोझ उतर गया। उसने सहजता से कहा, मैं चलता हूं, और निकल पड़ा। यह देखकर लूजिंग लोंग मुस्कुराया और बोला, मैं इसे असलियत दिखाता हूं। वह गुस्से में यान को पुकारता है, ओ एपिक बुचर, इधर आ। यान बिना ध्यान दिए चलता रहा। झल्लाकर जिंगलोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तू बह रहा है? यान रुका, आंखों में डरावनी लाल चमक के साथ बोला, क्या चाहिए? अचानक उसके भीतर से निकली डार्क ओरा ने झिंगलों को दहला दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हुई और उसने खुद को पिग के रूप में देखा, काटने के तख्त पर बंधा हुआ। सामने यान खड़ा था, चमकती लाल आंखों और कसाई के चाकू के साथ। वह भय से जड़ हो गया। जैसे ही दृश्य टूटा, वह वास्तविकता में जमीन पर गिरा हुआ था, चेहरा पीला, पसीने में भीगा। भीड़ हंस रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका साथी घबराकर पूछता है, क्या हुआ? पर जिंगलोंग कुछ बोल नहीं पाया। अपमान और गुस्से से भरा उसने यान पर मुक्का चलाया, पर यान ने शांत रहते हुए उसे हाथों ही रोक लिया। दोनों की मुट्ठियां टकराई। यान के चारों ओर लाल आभा चमक उठी और जिंगलोंग दर्द से चीख पड़ा। उसका हाथ टेढ़ा हो गया, हड्डियां कुचल गईं। सभी दंग रह गए, यहां तक कि शूलिंग शान भी। जिंगलोंग अविश्वास में चिल्लाया, पिग बुचर ने मुझे हरा दिया। यान स्थिर खड़ा रहा और कूल अंदाज में बोला, पिग बुचर हूं, हाथ तो मजबूत होंगे। पहली बार उसकी छुपी शक्ति सबके सामने प्रकट हुई। भीड़ फुसफुसाने लगी। अब गेम ओवर, जिंगलोंग अब गंभीर हो गया है। उसका साथी हैरान था, पिग बुचर होकर भी इसमें यह ताकत कहां से आ गई? माफी मांग लेता तो बच जाता। सबको पता था कि जिंगलोंग की तलवार स्टील पाइप तक काट सकती है। शर्म और क्रोध से जलते हुए वह चिल्लाया कि यान को खत्म कर देगा। पर जैसे ही वह वार करने बढ़ा, हवा बर्फीली हो गई। हल्की बर्फ गिरने लगी। उसकी तलवार पर बर्फ जम गई और देखते ही देखते उसका शरीर जमने लगा। जिंगलोंग ने मुश्किल से शूलिंग शान की ओर देखा और गुर्राकर पूछा, तुम अब भी यान का साथ क्यों दे रही हो? शूलिंग शान हाथ बांधकर खड़ी थी। चारों ओर ठंडी शक्ति फैली हुई थी। वह ठंडे स्वर में बोली, बस करो। दोनों को घूरते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों लड़ो। सीन पीछे झूम हुआ। तीनों प्लाजा में अलग खड़े थे। शूलिंग शान ने यान को देखा और कहा, अब तो समझ आ गया होगा कि हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। यह मेरी तरफ से आखिरी मदद थी। अतीत को अलविदा। पर यान ऊब भरे अंदाज में खड़ा रहा, कान खुजाते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जमाई ली और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, और निकल पड़ा। शूलिंग शान जाते हुए आखिरी चेतावनी दी, चिंग चिंग से दूर रहो। अगली बार अगर जिंगलोंग बदला लेने आया तो मैं नहीं रोकूंगी। दो गपशप करती लड़कियां उलझन में थीं। यह लड़का तो गंभीर बातों की भी परवाह नहीं करता। सीन बदलता है। अभियान अकेला डस्क के समय शहर की सड़क पर टहल रहा होता है। तभी एक औरत अपने खतरनाक दिखने वाले बड़े कुत्ते के साथ सामने आ जाती है। कुत्ता गुस्से में भौंक कर रास्ता रोक लेता है। उसी पल यान की आंखों में हल्की लाल चमक उभरती है और उसकी नजर में हकीकत बदल जाती है। वह औरत एक विशालकाय सुअर जैसी दिखती है और कुत्ता एक जंगली खूंखार वराह में बदल जाता है। असलियत में डॉग पट्टा खींचकर काटने को दौड़ता है। यान शांत अंदाज में सीधा कहता है, अपने सुअर को पीछे कर लो, सॉरी डॉग रास्ता रोक रहा है। यह सुनकर औरत तमतमा जाती है। यान की नजर में वह सुअर औरत उससे भिड़ रही है। ये सड़क तेरे बाप की है क्या? शिष्टाचार नहीं है। यान गहरी सांस लेकर सोचता है, सही मौका है। नई ताकत को आजमाने का समय आ गया। वह बिना देर किए अपनी थ्योरी टेस्ट करता है और नीली ऊर्जा से भरी जबरदस्त किक कुत्ते पर मारता है। केक इतनी घातक होती है कि डॉग वहीं ढेर हो जाता है। औरत हैरान होकर देखती है, मानो उसके पालतू की आत्मा निकल गई हो। वह रोते हुए चिल्लाती है, मेरा बेटा। उसी क्षण यान के सामने नीले रंग का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्वाइन नेमेसिस बोनस +1%। यान की चमकती आंखें नोटिफिकेशन पर टिक जाती हैं। कन्फर्मेशन मिल गया। कोई भी सुअर जैसी आकृति दिखे तो स्किल काम करता है, चाहे असल में सुअर हो या ना हो। गुस्से से कांपती औरत उस पर झपटती है, तू हत्यारा है, मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन यान शांत रहता है और ठंडे लहजे में कहता है, हाँ मैं साइको हूं। फिर वह आराम से
अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर दिखाता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है PSICO। उसकी बर्फ जैसी आंखों में यह साफ झलकता है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं। वह कहता है, कुछ कहना है वरना मैं जा रहा हूं। डर के मारे औरत का गुस्सा पल में उतर जाता है। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहती है, कुछ नहीं, सब ठीक है, टेक केयर, और तुरंत पीछे हट जाती है। सीन बदलकर यान के घर पर आता है। माता पिता अपने बेटे को देखकर बेहद खुश होते हैं। उसके मजबूत और हंसमुख पिता मजाक में पूछते हैं, तो क्या तू सच में सुअर काटने वाला बन गया? मां प्यार से मुस्कुरा देती है और यान सिर हिलाकर हामी भरता है। पिता गर्व से गले लगाते हैं, शाबाश बेटा, यही असली धंधा है। लड़ाई झगड़े से दूर रहकर यह काम ज्यादा सुरक्षित है। कल स्लॉटर हाउस चलते हैं। रात में यान एक पिग थीम वाले पायजामे में चैन की नींद सो रहा होता है, लेकिन घर के बाहर नीली चमकती जुड़वा आंखों वाला एक रहस्यमयी शख्स खड़ा दिखता है। उसका चेहरा पट्टियों से ढका है। वह यान के माता पिता के कमरे के पास जाकर धीमे स्वर में कहता है, क्या घोस्ट क्राई का बेटा वाकई सिर्फ एक कसाई है? अचानक याक युवान की आंखें खुल जाती हैं और उनमें खतरनाक चमक दिखाई देती है। वह गहरी आवाज में चेतावनी देता है, हमारे परिवार की नींद खराब मत करना, अगली बार इतना सभ्य नहीं रहूंगा। वह शख्स हंसकर कहता है, आराम से, मैं बस जांच करने आया था। अगर लड़का सच में महज एक कसाई है तो संगठन उसे नहीं छेड़ेगा। यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो जाता है। अगले दिन यान के पिता उसे स्लॉटर हाउस ले जाते हैं, जहां चारों ओर सुअर के शव लटके हुए हैं। याक युवान काले अपरण में गंभीर लहजे में बेटे को सिखाते हैं, एक अच्छे कसाई के पास हमेशा सही चाकू होना चाहिए। वह 3 खास क्लीवर दिखाते हैं। यान ध्यान से देखता है और बीच वाला चुनता है। जैसे ही वह क्लीवर पकड़ता है, नीले रंग की सिस्टम नोटिफिकेशन चमकती है। पिग स्लेइंग नाइफ चुना गया। टैलेंट गॉड स्लेइंग एज सक्रिय। हर पिग को मारने पर 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। यान का प्रशिक्षण शुरू होता है। पिता बताते हैं, पहला सबक, कमजोर जगह पहचान और वहीं एक वार करो। एक बड़े शव की ओर इशारा कर वे डेमो देते हैं, फिर कहते हैं, अब तेरी बारी। यान नया क्लीवर घुमाता है। उसकी ब्लेड से लाल आभा निकलती है और वह एक ही वार में शव को साफ 2 हिस्सों में काट देता है। उसकी आंखों में यह दृश्य मानो किसी दैत्य को गिराने जैसा लगता है। नोटिफिकेशन दिखती है, साधारण पेग सफल लेवल और बोनस बढ़े। पिता तारीफ करते हैं लेकिन बताते हैं कि वार और सटीक हो सकता था। वे समझाते हैं कि अगली बार सीधे धमनी पर वार करना ज्यादा असरदार होगा। यान गंभीरता से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह है। वह पूछता है, पापा, क्या मैं बाकी शव भी काट सकता हूं? पिता हंसते हैं, जरूर, इनमें से कुछ मेरे दोस्तों के भी हैं, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया। इसके बाद मोन्टाज चलता है। यान बार बार अपनी चमकती लाल धार से सुअर काटता है और हर बार उसकी सिस्टम लेवल 2 से बढ़कर 4 तक पहुंचती जाती है। दिन के अंत में यान शवों के ढेर के पास बैठा अपने स्टेटस स्क्रीन को घूरता है। 49 बिग स्वाद बोनस डैमेज 100% मुख्य एट्रीब्यूट्स 10 से बढ़कर 15 लेवल 5 अप्रेंटिस। तभी उसके पिता के साथी आते हैं और चौंकते हैं, यह तुम्हारा बेटा है ना? एक ही दिन में हफ्ते का काम खत्म कर दिया। याक युवान गर्व से कहते हैं, कोई नई बात नहीं, यह मेरा बेटा है, डिवाइन पिग बुचर। इस बीच यान अपने नए क्लीवर को देखते हुए सोचता है कि अब चाकू चलाना उसे रोमांचक लगने लगा है और तय करता है, स्लॉटर हाउस से बाहर निकलकर अब असली दुनिया देखनी चाहिए। अगले ही दिन यान अपना बैकपैक लेकर सफर पर निकलने को तैयार था। इस दुनिया में खतरनाक राक्षसों का सामना होना आम बात थी। इंसानों की बस्तियां 9 अलग अलग झीलों में बटी थीं और चिंगचिंग शहर 5वें जिले की सीमा पर स्थित था। यान एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर पहुंचा, जिस पर बॉर्डर लैंड्स लिखा था। ये गेट शहर से निकलकर सीधे जंगली इलाके में ले जाता था। जैसे ही वह बाहर जाने को बढ़ा, एक शहर का गार्ड उसे रोककर समझाने लगा कि उसके पेशे की सीमाएं हैं। वह 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, वरना जान जोखिम में पड़ जाएगी। यान ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे जंगल की गहराई में बढ़ गया। डार्क फॉरेस्ट में अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई और एक छोटा हरा जीव खंजर लहराते हुए
हमला करने को कूदा। यान ने तुरंत उसे गोब्लिन के रूप में पहचान लिया और अपनी ब्लड शैडो बूचर तकनीक आजमाई। सिस्टम ने सक्रिय होने का संकेत दिया और उसका प्रभाव साफ दिखा। गोब्लिन का गुस्सा डर में बदल गया। वह यान के भयावह आभा से जम गया। यान ने आसानी से वार चकमा देकर उसे गिरा दिया। नोटिफिकेशन आई, एक और गोब्लिन पिग खत्म। जितने मजबूत दुश्मन गिरते, यान के स्तर और शक्ति में उतनी ही बढ़ोतरी होती। तभी उसने आसपास अंधेरे में दर्जनों हरी आंखें देखीं और अपने पुराने गुरु की बात याद आई। जहां एक गोब्लिन है, वहां पूरी टोली पास ही होती है। मगर डरने के बजाय यान लगभग प्रसन्न दिखा और खंजर थाम लिया। फिर से लेवल बढ़ाने का मौका था। चारों तरफ से गोब्लिन पिग्स टूट पड़े, लेकिन यान का हमला बवंडर की तरह चला। चमकते चाकू से एक एक कर सब गिरते गए। आखिर में केवल एक बचा जो भय से कांप रहा था। यान की लाल चमकती आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर उसने भी दम तोड़ दिया। गोब्लिनों के निशान का पीछा करते हुए यान एक बड़ी काली गुफा तक पहुंचा, जहां अंदर दर्जनों शव बिखरे पड़े थे। उसने अकेले पूरे घोंसले का सफाया कर दिया था। सिस्टम अलर्ट आया। उसका स्तर अब 6ठे दर्जे का प्रशिक्षु हो गया और उसकी क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। तभी गुफा के गहरे हिस्से से अजीब आवाज आई। यान ने तुरंत रुख मोड़ा और लकड़ी के बैरिकेड को एक तेज किक से तोड़ दिया। अंदर जो दृश्य था, उसने माहौल बदल दिया। एक सुनहरे बालों वाली कम उम्र की लड़की लाल रस्सियों से बंधी थी, मुंह पर पट्टी बंधी और डर से कांप रही थी। पास ही 2 छोटे गोब्लिन शिशु रो रहे थे। यान ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना चमकता हुआ चाकू उठाया। लड़की ने सोचा कि यह भी कोई खतरा है और आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन अगली ही क्षण तेज लाल रोशनी में उसकी रस्सियां कट गईं और गोब्लिन शिशु भी मार गिराए गए। आजाद होते ही लड़की चीख उठी, मगर यान ने शांत स्वर में कहा कि डरने की जरूरत नहीं, सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। लड़की ने राहत की सांस ली और भावुक होकर यान को गले लगाया, जबकि वह खुद असहज महसूस कर रहा था। उसने बताया कि गोब्लिन उसे अपमानित करने वाले थे। यान ने झिझकते हुए साफ कहा कि वह उसे बचाने नहीं आया था। लड़की, जिसका नाम सियानंद था, ने यान की ताकत देखकर पूछा कि क्या वह कोई लड़ाकू पेशे का इंसान है। यान ने जवाब दी, बिना गुफा छोड़ दी। मगर जल्द ही उसने देखा कि सियानन उसका पीछा कर रही है। यान ने सख्त लहजे में पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। क्या वह गोब्लिन की जासूस तो नहीं? लड़की ने डरते हुए साफ इनकार किया और कहा कि वह अकेले लौटने से डर रही है। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह अपनी मां के जन्मदिन के लिए ब्लड मून फ्लावर ढूंढने आई थी। उसने सौदा प्रस्तावित किया। अगर यान मदद करे तो वह उसे चिंग-चिंग के सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाले से मिलवा सकती है। यान प्रभावित नहीं हुआ और उसे वापस जाने की धमकी दी, लेकिन सियानन ने अपनी पहचान उजागर की। वह स्या परिवार की बेटी थी, जिसका मुखिया 9वें दर्जे का मास्टर था। उसने प्रमाण के तौर पर एक कीमती जेड अमोलेट दिखाया, जो उसके पिता का सुरक्षा चिन्ह था। यान ने वस्तु को परखा और उसकी असलियत मान ली। अब उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह कहता है, ठीक है, सौदा मंजूर, मैं तुम्हें ब्लड मून फ्लावर दिलाऊंगा, बदले में तुम मुझे टॉप टियर चाकू दिलवाना। शियान मुस्कुराकर उसका हाथ थामती है। डील पक्की। वह जेब से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकालती है और उसे खोलकर एक लाल क्रॉस वाले निशान की ओर इशारा करती है। यहीं मिलेगा ब्लड मून फ्लावर, लेकिन सावधान रहना, इसके पास हमेशा एक गार्डियन रहता है। सर्वाइवल गाइड के अनुसार इसकी ताकत 9th रैंक अप्रेंटिस जितनी है। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूं, यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। मैंने तो कभी ऐसा पाइथन देखा ही नहीं। उसका अजीब रिएक्शन शियान को चौंका देता है। फिर वह सोचती है, जिसने अकेले पूरी गोब्लिन ट्राइब का सफाया कर दिया, उसके पास कोई ना कोई जबरदस्त कॉम्बैट प्रोफेशन जरूर होगा। प्लान बन जाने के बाद यान कहता है, तुम आगे आगे चलो। शियान उसे देखती है, मन ही मन उलझन में। यह लड़का भरोसेमंद भी लगता है और खतरनाक भी। जैसे जैसे दोनों घने जंगल में आगे बढ़ते हैं, वे लंबे घास के बीच चुपचाप कदम रखते हैं। तभी शियान अचानक रुककर इशारा करती है। जो आगे एक विशाल जीव आराम कर रहा है। सिल्वर हर्ड राइनोसिरस। वह फुसफुसाती है, इसे मत छेड़ना। अगर यह भड़क गया
तो इसकी ताकत 8वें रैंक के अप्रेंटिस जैसी हो जाती है। धीरे से निकल चलते हैं। लेकिन यान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शियान की आंखें फैल जाती हैं जब वह देखती है कि यान अपना पिक्स स्लिंग नाइफ उठाकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह घबराकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? यान की नजरें दृढ़ हो जाती हैं। आज यह घास खा रहा है, कल इंसानों को खा जाएगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। शियान चुप रह जाती है। उसकी तर्क शक्ति पूरी तरह से समझ से बाहर है। इससे पहले कि वह कुछ बोल सके, यान झपटता है। वह हवा में समरसॉल्ट लगाते हुए एक जबरदस्त क्रॉस स्लैश करता है। चाकू की चमक गर्दन पर पड़ते ही विशाल जीव वहीं ढेर हो जाता है। खून की बौछार उठती है। शियान बस पत्थर सी खड़ी रह जाती है। विश्वास नहीं होता कि इतनी ताकतवर क्रिएचर को उसने एक ही बार में ऐसे खत्म कर दिया जैसे कोई मामूली काम हो। सिस्टम पैनल को देखते ही लू को पता चलता है कि उसका डैमेज अब 122% तक पहुंच गया है और वह अब 7th लेवल का अप्रेंटिस बन चुका है। तभी उसकी नजर अपने नाइफ पर पड़ती है जो अब काफी हद तक घिस चुका है। उसका एज लगभग खत्म हो गया है। इसी बीच एक लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है, हे लू, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? लू हल्का सा मुस्कुराता है और कैजुअली जवाब देता है, मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल सिंपल है। मैं एक पिग बुचर हूं। यह सुनकर लड़की बिल्कुल शॉक में आ जाती है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? एक लाइफ टाइट प्रोफेशन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि एक सिल्वर हॉर्न राइनोसोरस को भी सिर्फ एक स्ट्राइक में गिरा दे? लू बिना कुछ कहे सिंपली राइनोसोरस का सिल्वर हॉर्न काट लेता है और सोचता है, ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है। फिर लड़की हैरानी से बोलती है, यहां से थोड़ी ही दूर ब्लड मून फ्लावर्स मिलते हैं। लू तुरंत रिसॉन्ड करता है, तो फिर किस बात का इंतजार? चलो, और दोनों जंगल की गहराइयों में और अंदर तक बढ़ने लगते हैं। जंगल के दूसरे कोने में प्रिंसिपल लिंगचू ल्यू जिंगलोंग और 2 और स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के बाद वॉक कर रहे थे। प्रिंसिपल बोला, ये हमारी पहली फील्ड ट्रेनिंग थी और तुम लोगों ने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे मैंने सोचा था। तुम लोग सच में काफी कैपेबल हो। ल्यू जिंगलोंग ने लिंगचू को टेढ़ी नजरों से देखकर हल्का सा मुस्कान दिया। तभी प्रिंसिपल को एक अजीब सी वाइब महसूस हुई, जैसे कोई और भी जंगल में छुपा हो। वो तुरंत चीख कर बोला, जो भी हो, बाहर निकल आओ। जंगल के अंधेरे से 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आए और यह और कोई नहीं, हमारा हीरो ल्यू और एक लड़की थी। ल्यू ने सोचा, यह लोग यहां क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ ल्यू जिंगलोंग जोर से हंसकर बोला, अरे ल्यूज, बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? ल्यू ने कैजुअली जवाब दिया, क्या करना? बस जंगल में वॉक कर रहा था और रास्ते में तुम लोग मिल गए। जिंगलोंग ये सुनकर इरिटेट हो गया। तभी एक और लड़की मजाक उड़ाती हुई बोली, मैं बताती हूं ये यहां क्यों है। शायद ये अभी तक लिंगचू को भूल नहीं पाया और छुपके छुपके इसका पीछा करते हुए यहां तक आ गया। सबकी नजर लिंगचू पर गई, जो अभी भी पिग प्रिंसेस के फॉर्म में थी। जिंगलोंग ने एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ ल्यू को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, हमारे स्ट्रेंथ का डिफरेंस अब जमीन आसमान का हो चुका है। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। यह सुनकर ल्यू के अंदर का गुस्सा उभर गया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जिंगलोंग जोर से हंसता है, बोलता है, देखो तो जरा, उस दिन सबके सामने इंसल्ट होने के बाद भी यह यहां तक आ गया। मुझे लगा था मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, पर देख, आज यह मुझे अकेला मिल गया है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह अपने हाथ पर एक पर्पल ब्लेड समन करता है। साइड में उसका दोस्त हैरान होकर बोलता है, अरे जिंगलोंग भाई, यह तो येलो रैंक लो ग्रेड तलवार है, जो कि एक ट्रू स्पिरिट वेपन के बराबर होती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी सोचता है, सच में सिर्फ कुछ दिनों में जिंगलोंग की ग्रोथ कमाल की है। वो ऑलरेडी 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और अगर इस लेवल का वेपन भी मिल जाए तो वह एक 6th लेवल अप्रेंटिस के साथ भी आराम से टक्कर ले सकता है। लिंगचू ब्लेड की तरफ घुड़कर एगेंट टोन में कहता है, मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था कि इस सिटी को छोड़कर चले जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसका नतीजा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इतने में एक लड़की फुसफुस करके लू से पूछती है, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पर लूट चुप रहता है। लड़की फिर पूछती है, बताना तो ये स्पिरिट वेपन की कीमत कितनी होगी? रिकी जवाब देती है, लगभग
1 लाख के आसपास और उधर जिंगलोंग गुस्से से सोचता है, देखो तो जरा ये पिग बुचर कितना ज्यादा एरोगेंट हो रखा है। वह मेरे सामने खड़ा था, अभी भी अपने साथी के साथ बात कर रहा था। उस दिन इसने मुझे बहुत इंसल्ट किया था, आज मैं इसका बदला लूंगा। यह कहकर वह ब्लेड को उठाता है और आगे बढ़ता है, एक बड़ा सा जेम लेता है और चीख कर कहता है, जब एक वॉरियर को इंसल्ट किया जाता है तो क्या होता है, आज तुम खुद देखोगे। वह तेजी से जंप करके ल्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ल्यू बस अपना बुचड़ नाइफ निकालता है और एक हाथ से उसका अटैक आराम से रोक लेता है। ये देखकर प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं। ल्यू अपनी तलवार में और ज्यादा पावर डालता है और कहता है, तुम इस छोटे से नाइफ से मुझे रोक नहीं पाओगे। उसके साथ ही वह बुर्जर नाइफ तोड़ देता है। नीचे लैंड करते ही नाइफ का आधा हिस्सा जमीन पर गिरता है। जिन लोगों को लग रहा था कि वह साइड से जीत रहा है, वह अपनी पार्ट एनर्जी और बूस्ट करते हुए चीखता है, तो फिर सुन बिग बच, मैं तुम्हें ऐसी हालात में छोड़ूंगा कि तुम अपने प्रोफेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम पूरी तरह से एक लंगड़े इंसान बन जाओगे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल काफी ज्यादा टेंस था। हनीमैन सोचता है, ल्यू के पास जो ब्लेड था वह बिल्कुल ऑर्डिनरी था और एक स्पिरिट वेपन से इसे तोड़ना तो पेपर काटने जितना आसान है, लेकिन मैं जिंगलोंग को ऑनफेंड नहीं कर सकता। वो फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है। फिर प्रिंसिपल ल्यू से कहता है, ल्यू तुम यहां पर क्यों आए हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। दूसरी तरफ ल्यू ने अपना छोटा नाइफ भी फेंक दिया और बोला, तुम्हें किसने बोला कि तुम जैसे चीखने वाले रेड हेयर मुर्गे के लिए मुझे यह नाइफ यूज करना पड़ेगा? तुम्हें मैं अपने नंगे हाथों से ही संभाल लूंगा। जिंगलोंग गुस्से से अगला हो चुका था। उसने अपना ब्लेड उठाया और गरज के बोला, आज के दिन तुम्हें यही जमीन में गाड़ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार ल्यू ने घोंसा बनाया और जिंगलोंग की स्ट्राइक से पहले ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच जोड़ दिया। इतना पावर था कि जिंगलोंग हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। प्रिंसिपल और जिंगलोंग का दोस्त यह सब देखकर हैरान रह गए। दोस्त भागकर आया और बोला, भाई तू ठीक तो है ना? और जिंगलों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इसके पास इतनी शक्ति आई कहां से? मैं तो मुश्किल से अपना होस्ट कंट्रोल में रखता हूं। उधर प्रिंसिपल ने भी ल्यू को ध्यान से देखा और सोचा, ये कैसे मुमकिन है? फिर एक गहरी और सीरियस आवाज में बोला, ल्यू मुझे मत कहना कि तुम ऑलरेडी 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ल्यू अब क्या करने वाला है? क्या लिनू वापस उसके पास आएगा? नेक्स्ट पार्ट और भी धमाका होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सबकी नजरें वापस ईच वन पर टिक गईं। वह बिल्कुल उसी स्पॉट पर खड़ा था जहां से यह पूरी फाइट शुरू हुई थी। प्रिंसिपल की आंखें उस पर जम गईं, गहरी खामोश जैसे कुछ सोच रही हो। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके दिमाग में एक हैरान कर देने वाला सवाल घूम रहा था, क्या यह सीधा साधा लड़का सच में 7th रैंक तक पहुंच चुका है? दूसरी तरफ ल्यू जिंगोंग के गिरने के बाद यन ने उसका गिरा हुआ स्पिरिट वेपन उठाया। वह ब्लेड को घूर कर इंस्पेक्ट करने लगा। यह स्वर्ड काफी जबरदस्त लग रही है। उधर जिंगलोंग का दोस्त शॉक में प्रिंसिपल से बोला, सर क्या सच में यह लड़का 7th रैंक तक पहुंच गया, जबकि टैलेंटेड शूलिंगवान अभी सिर्फ 6th रैंक पर है? प्रिंसिपल ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाकर कहा, यह मुमकिन है। वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कॉम्बैट टाइप और लाइफ टाइम प्रोफेशंस किस तरह अलग अलग लेवल अप करते हैं। वो कहता है कि कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस को कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग, बैटल एक्सपीरियंस और इंजरीज की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए उनकी अर्ली ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन एक बार जब वह बेसिक्स मास्टर कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ स्पीड बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लाइफ टाइम प्रोफेशंस का रास्ता इजी होता है। प्रोफेशंस जैसे अल्केमिस्ट या वेपन स्मिथ्स को फाइट करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस अपनी क्राफ्ट प्रैक्टिस करनी होती है। युवान को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए प्रिंसिपल समझाता है कि एक पिग ब्यूचर होने के नाते उसे बस पिग्स स्लॉटर करते रहना है, जिससे वह अर्ली स्टेजेस में जल्दी लेवल अप कर सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युवान कितनी आसानी से एक पिग बूचर करता है और यह सिंपल पाथ टू पावर हाईलाइट होता है।
शूलिंगन यह सुनकर समझ जाती है कि युवान ने जीत सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि उसके पास हायर लेवल की वजह से हाई बेस स्टैट्स थे, न कि बेटर स्किल की वजह से। वह क्यों? वह हर रैंक के साथ डबल हो जाते हैं। हाई लेवल तक पहुंचते पहुंचते यह नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके कंट्रास्ट में कॉम्बैक्ट टाइप प्रोफेशंस, जिन्होंने अर्ली स्टेज में अपनी स्किल्स मास्टर कर ली होती है, उनकी ग्रोथ स्पीड बढ़ जाती है और इवेंचुअली वो लाइफ टाइम प्रोफेशंस को क्रॉस कर जाते हैं। लूजिंग लॉन का फ्रेंड पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि अभी तो युवान लूजिंग लॉन को हरा सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस आसानी से उसे ओवरपावर कर देंगे। प्रिंसिपल ग्रंट करता है और एग्री करता है, लेकिन वह थोड़ा ट्रबल्ड दिखता है। कॉन्वर्सेशन सुनकर युवान सोचता है और उनकी बात समझ जाता है। फिर वह प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वह अब चल रहा है। कैजुअल गुड बाय वेव करते हुए वह अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही युवान जाने की तैयारी करता है, शूलिंगन आगे बढ़कर उसे कन्फ्रंट करती है। उसके चेहरे पर पिटी का एक्सप्रेशन होता है। शूलिंग वन उससे पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। क्या उसके रीसेंट पिग स्लॉटर एफ शलिंग वान और यूएन के बीच स्टेप करते हुए वह गुस्से में पूछती है कि क्या यह लोग कभी रुकेंगे भी। वो क्लैरिफाई करती है कि यूएन उसके साथ है सिर्फ ब्लड मून फ्लावर ढूंढने के लिए और उनकी मुलाकात एक कंप्लीट कोइंसिडेंस थी। अपने हाथों को हिप्स पर रखते हुए वह फ्यूरियसली पूछती है कि यह सब लोग अपने दिमाग में क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं। एडमी ग्रुप की हैवी सेट फीमेल स्टूडेंट जवाब में टोंट करती है। शियान को मॉक करते हुए कहती है कि वह उस कमबैक को ट्रेजर कर रही है जिसे शलिंगान ने थ्रो कर दिया। ल्यू जिंगल लॉन्ग का फ्रेंड भी करता है कि यूएन औरतों को सिड्यूस करने में एक्सपर्ट है। वो कमेंट करता है कि उसने कितनी जल्दी नई लड़की ढूंढ ली और सार्कास्टिकली कहता है कि दोनों परफेक्ट मैच है। उनकी लगातार टोंटिंग से शियान का पेशेंस टूट जाता है। वो एक पावरफुल पंच फेंकती है जिससे एनर्जी की वेव निकलकर सिर्फ उन दो स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि पूरे एकेडमी ग्रुप को हिट करती है, जिसमें शूलिंग वान और प्रिंसिपल भी शामिल हैं। प्रिंसिपल ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और उसके गाल पर रेड हैंड प्रिंट रह जाता है। हैरानी से सोचता है कि उसने उसे भी क्यों मारा। शियान स्टोइक यूएन के बगल में खड़ी होती है। उसके फिस्ट्स गुस्से में क्लड होते हैं। शूलिंग वान अपना खुद का लाल पड़ा गाल पकड़ते हुए डिसबिलीफ में पूछती है कि उसने कैसे हिम्मत की उसे मारने की। उसका गुस्सा भड़क उठता है और उसका बॉडी आइसी ब्लू ऑरा से गिर जाता है। उसके स्नो सोल स्वर्ड इमोर्टल पावर का वह अपनी स्वर्ड ड्रॉ करती है और प्योर रेस से भरे एक्सप्रेशन के साथ शियान से पूछती है कि क्या वह मरना चाहती है। जैसे ही शू लिंगवान अटैक की तैयारी करती है, शियान बिल्कुल डिफाइंड खड़ी रहती है। वो अपनी फैमिली का प्रोटेक्टिव एमुलेट उठा लेती है जो उसके पावरफुल बैकग्राउंड का साफ सिंबल है और सबको चैलेंज करती है कि कोई उसे छू कर दिखाए। एमुलेट की साइड देखते ही सब रुक जाते हैं। प्रिंसिपल के माथे पर नर्वस स्वेट आ जाता है। वह तुरंत रिकग्नाइज कर लेता है कि यह टोकन कितना पावर रिप्रेजेंट करता है। तुरंत वो शूलिंग वन का आर्म पकड़कर चिल्लाता है कि वह रुके। वह एक्सप्लेन करता है कि अब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यह लड़की पावरफुल शी फैमिली की यंग बेस है। उसकी पूरी एटीट्यूड कमांडिंग से बदलकर फ्रेंडली हो जाती है। वो शियान की तरफ अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन शियान स्मॉल टॉक के मूड में नहीं होती। वह उसकी बात डिसमिस कर देती है और साफ कहती है कि वह जहां चाहे जा सकती है। फिर टेबल्स पलटते हुए वो प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करती है कि उसके स्टूडेंट्स की क्वालिटी और मैनर्स कितने पुअर हैं। प्रिंसिपल सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांगता है और अग्री करता है कि यह उसकी मिस्टेक थी। प्रॉमिस करता है कि वह वापस जाकर उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन करेगा। लेकिन शियान यहीं नहीं रुकती। वो शूलिंग वान की तरफ एक्यूजेटरी उंगली दिखाकर डिमांड करती है कि प्रिंसिपल उसे युवान से माफी मंगवाए। शूलिंग वन स्टन रह जाती है। उसका दिमाग घूम जाता है ये रियलाइजेशन पाकर कि यह लड़की महान श्याहाई की बेटी है। वो समझ नहीं पाती कि इतना हाई स्टेटस पर्सन युवान के साथ क्यों है। प्रिंसिपल शॉ फैमिली को नाराज करने से बचने के लिए सख्ती से शलिंगवान को ऑर्डर करता है कि वह तुरंत अपोलोजाइज करें। कॉर्नर्ड और इंसल्ट महसूस करते हुए शूलिंगवान धीरे से अंछा के साथ युवान से माफी मांगती है। उसकी नजरें नीचे झुकी होती हैं, लेकिन अंदर से उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है।
वो मन ही मन कसम खाती है कि शिया फैमिली को इस इंसल्ट का जवाब जरूर मिलेगा। ड्रामा से परेशान होकर युवान शिया से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। जैसे ही वह दोनों जाने लगते हैं, जमीन पर पड़ा डिफिटेड ल्यू जिंगलोंग चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। वो डिमांड करता है कि युवान उसका स्पिरिट वेपन वापस करें। युवान स्टोलन स्वर्ड पीठ पर टांगे पीछे मुड़कर स्मोक करता है और ल्यू जिंगलोंग को टेंट करते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो खुद आकर ले लो, मैं हर वक्त फाइट के लिए रेडी हूं। श्याम मजाक में डिफिटेड राइवल की तरफ रेसबेरी ब्लो करती है। एकेडमी ग्रुप को पीछे छोड़कर यूनन और शियान अपनी क्वेस्ट जारी रखते हैं। रास्ता कठिन है, दोनों खुरदरी रॉकी जगहों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। शियान मैप निकाल कर देखती है। पास की क्लिफ पर चमकती हुई लाल केव को देखकर वह कंफर्म करती है, यही जगह है, सावधान रहना यन। जैसे ही वे तैयारी करते हैं, यूनन को अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन बताता है उसने अपनी स्पिरिट वेपन को एक्सक्लूसिव बिग स्लेइंग नाइफ के रूप में सेलेक्ट कर लिया है। गॉड स्लेइंग एज इफेक्ट अब एक्टिवेट हो चुका है। नई वेपन की हाई क्वालिटी की वजह से हर पिक किल पर अब उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, पहले से डबल। नई स्वॉर्ड को देखते हुए यूनन सोच में पड़ जाता है, सही वेपन चुनना सच में कितना जरूरी है। अचानक शियान अपनी क्लीवेज से 2 छोटे रंग बिरंगे स्फीयर्स निकालती है। यूनन हैरान होकर पूछता है, ये क्या चीजें हैं? शियान कामली एक्सप्लेन करती है, इन्हें यान थंडर फायर बीड्स कहते हैं। यह इतने पावरफुल एक्सप्लोसिव्स हैं कि किसी भी स्ट्रांग एक्सपर्ट को बुरी तरह घायल कर सकते। वह बताती है कि अगर ब्लड मून ग्रेट पाइथन बहुत ज्यादा पावरफुल निकला तो यह उसका लास्ट रिसोर्ट होगा। यूएन हिम्मत भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वह सचमुच रूथलेस है और अनाउंस करता है कि वह पहले स्काउट करने ऊपर जाएगा। वह एक्सपर्ट तरीके से क्लिफ चढ़ना शुरू करता है। अपनी नई स्वॉर्ड का सहारा लेते हुए एक लेड्स पर पहुंचकर उसे चमकते हुए लाल फ्लावर्स का सुंदर पैच दिखाई देता है। उसकी सरप्राइज बढ़ जाती है जब वह देखता है कि शियान पहले से ही वहां मौजूद है। वो एक आसान रास्ता ढूंढकर वहां पहुंच चुकी थी। एक्साइटेड होकर वह खुशी से कहती है कि यह फ्लावर्स असली हैं और यह बहुत रेयर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर्स है। लेकिन उसकी खुशी के साथ ही अचानक हवा में डर का एहसास फैल जाता है। अचानक केव की अंधियारी से एक बड़ा शैडोई हेड बाहर आता है, जिसकी लाल चमकती आंखें फ्लावर पर टिकी होती हैं, जो यूएन पकड़े हुए होता है। यूएन स्टंट रह जाता है इतने बड़े क्रिएचर को देखकर। वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि ब्लड मून ग्रेट पाइथन होता है। लेकिन यूएन की नजर से उस स्नेक हेड पर पिग जैसा स्नाव दिखाई देता है। वह बड़ा पिग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह मानवा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार मानवा एक्सप्लेन। लेकिन यूएन बिल्कुल भी नहीं डरता और आराम से पूछता है, क्या देख रहा है? कभी फ्लावर नहीं देखा क्या? ईच वन उस मॉन्स्टर पिग स्नेक को चिढ़ाते हुए पूछता रहता है कि क्या उसने कभी किसी को फूल तोड़ते देखा है। उसका बोल्ड एटीट्यूड देखकर वह मैसिव क्रीचर एक पल के लिए उलझ जाता है। मौका पाकर ईच वन फ्लावर पकड़ता है और जानवर की ऊंची जगह से छलांग लगाकर भाग जाता है। ऑपोजिट क्लिफ से सुनान उसे भागते देखती है और जल्दी एक्ट करने को चिल्लाती है। जब वह देखती है कि मैसिव पाइथन वॉर करने ही वाला है तो वह उसे सावधान रहने को कहती है और पूरी ताकत से अपनी एक यान थंडर फायर बीड फेंक देती है। बीड हवा में उड़कर पाइथन के चेहरे पर मैसिव फायरी ब्लास्ट के साथ फटती है और यूएन जमीन पर गिर जाता है। यानानीन उसके पास दौड़ती है और घबराकर पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। क्लिफ एज से दोनों एक्सप्लोजन के बाद का नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन का मैसिव सिर बीड की ताकत से पूरी तरह उड़ चुका था, जिसे देख वे हैरान रह जाते हैं। यूएन ऊंची आवाज में सोचता है, क्या उस बीड में वाकई इतनी पावर थी? लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पाइथन की मैसिव हेडलेस बॉडी पीछे उठती है और अपनी पूंछ से वार करता है, हवा में अविश्वसनीय स्पीड और फोर्स से लहराते हुए। लेकिन सिर न होने की वजह से उसके हमले बेढंगे थे और ज्यादा नुकसानदेह नहीं लग रहे थे। तत्काल खतरा टलते ही यूएन आराम से ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर आगे बढ़ाकर शैनन से कहता है, इसे ले लो।
वह कीमती चमकते हुए फ्लावर को स्वीकार करती है और उसके चेहरे पर प्योर जॉय साफ दिखने लगती है। एक्साइटमेंट के बाद यूएन उससे पूछता है, ये फ्लावर किस काम आता है? शैनन बताती है कि ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर असल में स्नो मून फ्लावर का म्यूटेड वर्जन है। जहां एक नॉर्मल फ्लावर सिर्फ एजिंग को स्लो कर सकता है, वहीं यह फ्लावर इटर्नल यूथ दे सकता है। वो कहती है, इस दुनिया में कोई भी औरत नहीं होगी जो ऐसा खजाना न चाहे। यीचुआन ध्यान से उसकी बात सुनता है और एक नए इरादे के साथ घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपनी तलवार थाम लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर इस फ्लावर का ऐसा असर है तो उसकी माँ को भी यह जरूर पसंद आएगा। जैसे ही यीचुआन एक और क्लिफ साइड पर कूदता है, शैनन उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती है। वह सोचती है, शायद वह दूसरा ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर मेरे लिए गिफ्ट लाने जा रहा है। शायद उसने आखिरकार मेरा इशारा समझ लिया। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूट जाती है जब यीचुआन फ्लावर को बहुत सावधानी से अपने बैकपैक में रख देता है। उनकी जीत का वह पल अचानक एक भयानक रोर से चकनाचूर हो जाता है। वे मुड़कर देखते हैं और सामने डरावना नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन मरा नहीं है। उसका कटा हुआ सिर उनकी आंखों के सामने तेजी से रिजनरेट हो रहा है। कैनन पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बीस्ट थंडर फायर बीट से भी बच गया, तो उसकी शक्ति कितनी इमेंस होगी। 9th रैंक अप्रेंटिस के पीक पर खड़े होकर रिजनरेट हुए मॉन्स्टर को देखते हुए यान शोनान से पूछता है कि क्या उसके पास और एक्सप्लोसिव बीट्स हैं। वो घबराहट में चिल्लाकर कहती है कि उसके पिता ने सिर्फ एक पैर दिया था। अब पूरा रिजनरेट हुआ पाइथॉन उन पर झुकता है। उसकी लाल आंखें गुस्से में जल रही होती हैं। बिना डरे यान अपना स्पेशल स्किल यूज करता है। ब्लड शैडो बुचर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका फियर इंड्यूसिंग ऑरा पाइथन की आंखों में उसकी इमेज प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे वह विशाल दानव कुछ पल के लिए टेरर में फ्रीज हो जाता है। पाइथन मेंटल अटैक से पीछे हटता है और अपनी ताकतवर पूंछ उसी जगह पटकता है जहां वे खड़े थे। तेजी से सोचते हुए यीचुअन शैनन को पकड़कर दूसरी लेज पर छलांग लगाता है। वह फिर उसे डांटते हुए पूछता है कि वह बस खड़ी क्यों थी, भाग क्यों नहीं रही थी। शिया नानान शर्माते हुए बताती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि उसने अपनी जान रिस्क करके दूसरा फ्लावर उसके लिए लिया है। ये उसे डेडपेन एक्सप्रेशन के साथ देखता है और साफ कहता है कि फ्लावर उसकी माँ के लिए गिफ्ट है। उसका इल्यूजन टूट जाता है और उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से बिगड़ जाता है। इतने में ब्लड मून ग्रेट पाइथन मेंटल अटैक से रिकवर कर लेता है और फिर से अपनी ग्लोइंग रेड आंख से उन्हें देखता है। एक डरावने रोर के साथ वह आगे झपटता है, उसका विशाल जबड़ा पूरी तरह खुला हुआ। युएन यान का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब देर हो चुकी है। वह मन ही मन गाली देता है और सोचता है कि इतने डेंजरस हालात में किसी और को संभालना कितना झंझट है। एक पल में फैसला करते हुए वह जीन को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और खुद पाइथन के विशाल जबड़े में निगल लिया जाता है। पाइथन अपने जॉज जोर से बंद कर देता है। आवाज गूंज उठती है। श्यान घबरा कर उठती है और डर से यान का नाम चिल्लाती है। वह डर से जमी रह जाती है जबकि पाइथॉन उसके ऊपर झुकता है। वह चीख कर यान को पुकारती है, उसे वापस आने की भीख मांगती है। पाइथॉन अपना मुंह खोलकर उसे भी निगलने ही वाला होता है कि तभी अंदर से कुछ होने लगता है। पाइथॉन के गले के अंदर से चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ती है और एक ब्लेड अंदर से बाहर की तरफ काट देता है। मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है। उसका शरीर मरोड़ खाता है, जैसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो। एक खौफनाक एक्सप्लोजन के साथ पाइथॉन का शरीर फट जाता है और यन बाहर निकलता है, पूरा उसका शरीर खून से लथपथ। उसने लिटरली उस दानव को अंदर से बचर कर डाला। वह खून से सने हुए रिमेन्स के बीच खड़ा होकर कैजुअली कैनन से पूछता है, तुम अभी मेरा नाम पुकार रही थी? राहत से भरकर वह दौड़कर आगे आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। खुशी से कहती है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है कि वह ठीक है। वो ब्लंटली कह देता है कि वह बहुत स्टिंक कर रहा है और पाइथॉन ने उसे ऑलमोस्ट पूप्ड आउट कर ही दिया था। यह सोचकर वह अचानक पीछे हट जाती है और नाक पकड़कर डिस्गस्ट में खड़ी हो जाती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्पेशल पिग की किल कंफर्म होती है। उसका लेवल पूरे 80% बढ़ जाता है
और वह 8th रैंक तक पहुंच जाता है। उसका पिग नेमेसिस बोनस डैमेज 1% और बढ़ता है और उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और मिलते हैं। उनका क्वेस्ट पूरा होने के बाद यीचुआन शनान से कहता है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वह दोनों वापस चिंगचिंग की तरफ निकलते हैं। सिटी गेट्स पर पहुंचकर वह देखते हैं कि लोगों का एक ग्रुप चिंतित होकर इंतजार कर रहा है। एक बुजुर्ग आदमी जो ट्रेडिशनल रोब्स पहने हुए है आगे दौड़कर आता है और जी यानान को देखकर राहत महसूस करता है। वह उसे देर से लौटने पर डांटता है और कहता है कि वह चिंता से बीमार हो गया था, लेकिन शनान खुशी से चमक रही होती है। वह ग्लोइंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर ऊपर उठाकर बताती है कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया है और उसकी माँ जरूर बहुत खुश होंगी। वह आदमी जो फैमिली स्टीवर्ड है उसे उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटने लगता है। वह याद दिलाता है कि सिटी के बाहर की दुनिया कितनी डेंजरस है, लेकिन शियान उसे बीच में ही रोक देती है और जिद करती है कि वह अपनी माँ के लिए फ्लावर खुद ही तोड़ना चाहती थी। वह यह भी भरोसा दिलाती है कि यान उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टीवर्ड की नज़र फिर उसके बगल में खड़े नौजवान पर जाती है और वह पूछता है, यह लड़का कौन है? यान ब्लंटली जवाब देता है, मैं पिग बुचर हूं। स्टीवर्ड हक्का बक्का रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि इसी फैमिली की यंग मिस अपनी रक्षा के लिए किसी ऐसे लड़के को क्यों चुनेगी जिसकी जिंदगी भर की प्रोफेशन सिर्फ बुचर की है। लेकिन यान के काम बिहेवियर को देखकर वह सोचता है कि शायद यही लड़का उस दानव को सच में मार चुका है। अपने डाउट्स एक तरफ रखकर स्टीवर्ड क्लासमेट या की यूथफुल प्रॉमिस की तारीफ करता है। फिर वह अपनी उंगली से एक गोल्डन रिंग उतारता है और यान को ऑफर करता है। वह बताता है कि शाह फैमिली की गोल्ड रिंग की कीमत 200,000 है और यह उसकी सर्विस का इनाम है। लेकिन युएन बिना झिझके ऑफर ठुकरा देता है। वह आदमी का हाथ पीछे धकेल देता है और साफ कहता है, मुझे यह रिंग नहीं चाहिए। ये छन ने साफ कह दिया कि उसे बस पिग स्लेइंग नाइफ चाहिए। उसने बार बार जिद करते हुए स्टीवर्ड का हर ऑल्टरनेट ऑफर रिजेक्ट कर दिया। स्टीवर्ड को यह समझ नहीं आया, आखिर इस लड़के को क्या हो गया है? कोई इतना वैल्यूएबल ट्रेजर छोड़कर एक ऑर्डिनरी टूल क्यों चुनेगा? क्या इसके दिमाग में सचमुच कोई गड़बड़ है? उसी वक्त शान आगे आई। उसने स्टीवर्ड से कहा, अंकल जो, ये चान कोई सिंपल वेपन नहीं ढूंढ रहा। वो चाहता है कि चिंगचेंग का सबसे स्किल्ड वेपन स्मिथ उसके लिए एक स्पिरिट वेपन फॉर्ज करे। यही हमारी ओरिजिनल डील थी। यह सुनकर स्टीवर्ड ने फाइनली मान लिया और कहा कि वह सब हैंडल कर लेगा। उसने जीन को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ घर लौटने को कहा क्योंकि उसका फादर उसकी चिंता कर रहा था। जिनान जाते समय ये चान को हाथ हिलाकर बोली, हम फिर मिलेंगे। जब वो चली गई, स्टीवर्ड ने गंभीर नजरों से ये चान को देखा और ठंडी आवाज में बोला, हमारा परिवार तुम्हारा एहसानमंद है, लेकिन ध्यान रहे यंग मिस के बारे में तुम्हारे मन में कोई इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये चान के इंटरनल थॉट्स रिवील करते हैं। रोमांटिक इंटरेस्ट? वो भी मेरे लिए बस एक और पिग हेड है। मेरा फोकस सिर्फ टॉप टियर स्पिरिट वेपन पर है। उसने स्टीवर्ड को आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीवर्ड संतुष्ट होकर बताता है, चिंगचेंग का सबसे बेहतरीन वेपन स्मिथ मास्टर टी हमारे परिवार से अच्छे रिलेशंस रखते हैं। कल मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात अरेंज कर दूंगा। यह कहकर स्टीवर्ड वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट क्लियरिंग में, वही जगह जहां ग्रेट पाइथॉन को मारा गया था। अब उसकी विशाल लाश को जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। तभी वहां एक मिस्टीरियस फिगर एंट्री करती है, एक डिमोनिक वुमन जिसकी ब्यूटी ऑलमोस्ट अदर वर्ल्डली थी। उसके सिर पर शार्प हॉर्न्स थे और उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। वो डिमोनिक वुमन गुस्से से पाइथन की लाश को देखती है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में खून उतर आया था। इंसान, उन्होंने मेरे पेट बीस्ट को मार डाला और उसका ट्रेजर भी चुरा लिया। उसकी दो मुंही जीभ बाहर निकलकर हवा को टेस्ट करती है। वह धीमे स्वर में शपथ लेती है, मैंने उनकी खुशबू याद रख ली है। चाहे वो कहीं भी छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी और उनका खून ही मेरे बदले की कीमत बनेगा। सीन कट होता है। अब कहानी वापस सिटी स्ट्रीट्स में लौटती है। ये चांद सड़क पर कैजुअली चलता दिखता है। उसकी पीठ पर लटका हुआ स्पिरिट वेपन
सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वो एक शॉप पर पहुंचता है जहां रेयर बीस्ट मटेरियल्स हाई प्राइस पर खरीदे बेचे जाते थे। इनसाइड उसने काउंटर पर एक विशाल सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस का हॉर्न रख दिया और बोला, आई वॉन्ट टू सेल दिस। फीमेल शॉपकीपर उस हॉर्न को देखते ही हक्का बक्का रह गई। इम्पॉसिबल, तुम्हारी जैसी बिल्ड वाला कोई इंसान सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस को कैसे हंट कर सकता है? फिर भी उसने तेजी से डील ऑफर कर दी। 10,000। ये चंद के कानों में ये रकम गूंजने लगी। उसका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करने लगा। फादर एक पिग काटकर सिर्फ 100 कॉपर कमाता है। इसका मतलब ये एक हॉर्न ही 100 पिग्स की कमाई के बराबर है। जैसे ही ये सोच दिमाग में बैठती है, उसकी नजर काउंटर के पीछे डिस्प्ले केस पर पड़ती है। एक ग्लास बॉक्स में चमकती हुई आर्मर रखी थी। ये चांद ने इशारा किया, क्या 10,000 इस आइटम के लिए इनफ होंगे? शॉपकीपर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी नजर बहुत शार्प है। ये गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर है जो फायर सर्पेंट के स्केल से फॉर्ज हुई है। इसकी डिफेंसिव पावर बेहतरीन है और ये वेरर को एक्सट्रीम कोल्ड में भी वार्म रख सकती है। लेकिन उसने सिर हिलाते हुए जोड़ा, इसकी कीमत 15,000 है। ये चांद की आंखें फट पड़ी। वह लगभग चिल्ला पड़ा, 15,000? मेरे फादर को उतना कमाने के लिए आसारार 500 पिग्स मारने पड़ेंगे। शॉपकीपर भी उसके एग्जैजरेटेड रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। ये चांद तुरंत सोच में पड़ गया। फिर काउंटर पर अपना स्पिरिट वेपन रख दिया, वही वेपन जो उसने ल्यू चिंगलोंग से लिया था। शॉपकीपर स्टन्ड रह गई। ये तो येलो रैंक स्पिरिट वेपन है। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो ऑलमोस्ट एक्साइटेड होकर बोली, डील, मैं ट्रेड के लिए रेडी हूं। शॉपकीपर धीरे धीरे उस गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर को ये चांद के शरीर पर एडजस्ट करने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और वो सॉफ्टली बोली, ये आर्मर तुम्हारे ऊपर जैसे कस्टम मेड फिट हो रहा है। सच कहूं, इसकी असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। वो जानबूझकर उसके बहुत करीब आ गई। उसकी उंगलियां आर्मर के स्ट्रैप्स को एडजस्ट करते हुए उसके कंधे को छू रही थीं। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में लालच पल रहा था। इतना वैल्यूएबल आइटम, अगर मैं इस लड़के को ट्रैप कर लूं तो मुझे कभी भी जिंदगी में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने सिडक्टिव टोन में कहा, यूजुअली एक्सचेंज फी 10,000 सिल्वर कॉइन्स होती है, लेकिन तुम इतने हैंडसम हो कि मैं तुम्हारे लिए ये माफ कर दूंगी। ये चांद की आंखों के सामने उसका चेहरा बदल गया। उसकी नजरों में वो अब एक ब्लशिंग सिडक्टिव पिग वुमन लग रही थी। वो और भी करीब झुक गई और ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोली, तो बताओ हैंडसम बॉय, तुम्हारा कॉम्बैट प्रोफेशन क्या है? ये चांद ने बिना सोचे ब्लंटली जवाब दे दिया, पिग बुचर। शॉपकीपर पूरी तरह स्पीचलेस रह गई। उसका सिडक्टिव स्माइल वहीं फ्रीज हो गया। पिग बुचर? वह हकला गई। सीन कट। अब कहानी शिफ्ट होती है ये चंद्स होम की ओर। वो ग्लोइंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर अपनी मां को देता है। उसकी मां स्टन्ड रह जाती है। उसकी आंखें फैल गईं। ये चांद, ये रेयर आइटम, तुमने इसे कहां से लाया? शॉक धीरे धीरे सस्पिशन में बदल गया। उसकी आवाज सख्त हो गई। सच बताओ, क्या तुमने ये चुराया है? ये चांद ने तुरंत डिनाई कर दिया और झूठी कहानी गढ़ी। ना नहीं मां, मैंने चोरी नहीं की। 2 जायंट स्नेक्स आपस में लड़ रहे थे और ये फूल जमीन पर गिर पड़ा, बस मैंने उठा लिया। उसकी मां कन्विंस नहीं हुई। उसने उसके गाल पकड़ लिया और गुस्से से बोली, तू गंदा बच्चा इतनी डेंजरस जगह पर जाता है? तू जानता भी है कितने रिस्क हैं वहां? हमारा परिवार सिर्फ पिग बुचर्स का है, ऐसे खतरनाक जंगलों से कैसे निपट सकता है? उसने सख्ती से उसे चेतावनी दी, आइंदा कभी वहां जाने की हिम्मत मत करना, वरना तुझे घर से बांध कर रखूंगी। ये चांद मीकली सिर झुकाकर बोला, ठीक है मां, मैं वादा करता हूं, अब रेकलेस नहीं बनूंगा। उसी वक्त दरवाजे पर से उसके पिता ये क्वान की हंसी गूंजी। वो बाहर से सब सुन रहे थे और गर्व से बोले, हाँ, मेरा बेटा सच में डेयरिंग बन रहा है। लेकिन माहौल अचानक बदल गया जब घर के बाहर से एक एग्रेसिव आवाज गूंजी, ये चांद, बाहर निकलो, अभी के अभी। दरवाजा खोला गया और सामने 2 इंटिमिडेटिंग फिगर्स खड़े थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि ये किसी अच्छे इरादे से नहीं आए।
दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसके स्पाइकी रेड हेयर मशाल की रोशनी में आग जैसे चमक रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो गरजते हुए बोला, ये क्वान, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का स्पिरिट वेपन चुराया है। ये क्वान का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। लू सिंह, उसने कांपती आवाज में कहा। फिर ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, ब्रदर लू, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा बेटा तो बस एक सिंपल पिग बुच्चर है। वो स्पिरिट वेपन चुरा ही नहीं सकता। उसके दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। इंटरनल थॉट, लू सिंह मेरा बचपन का दोस्त अब 6th रैंक्ड ट्रांसेंडेंट बन चुका है। हमारे सोशल स्टेटस की वजह से हम अलग हो गए थे, लेकिन वो मुझे भाई कहता था। अब ऐसे इल्जाम के साथ क्यों आया है? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से एक और आवाज आई। वही है, वही मेरी तलवार लेकर भागा था। लू सिंह के पीछे से उसका बेटा लू जिंगलोंग बाहर आया और सीधे ये चान की ओर इशारा किया, जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था। ल्यू जिंगलोंग अपने पुराने परिचित से मजाक में कहता है कि वह अपने बेटे को ठीक से क्यों नहीं सिखा पा रहा है। वह बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसिपल शाओइंग से कहानी की पुष्टि कर ली है और केवल फैक्ट्स पर यकीन होने के बाद ही आया है। फिर वह मांग करता है कि यूएन सीधे अपने बेटे से पूछे कि आरोप सच है या नहीं। गंभीरता से परेशान यईवान यान की तरफ मुड़ता है, जो तनाव में आंखें चुरा रहा होता है। माथे पर पसीना लेकर वह अपने बेटे से सच पूछता है कि असल में क्या हुआ था। यान सच से नहीं घबराता। वह सीधे ल्यू जिंगलोंग को देखता है और बताता है कि उसका बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि उसने सिर्फ रिटेलिएट करते हुए तलवार ली थी और ल्यू जिंगलोंग को सौभाग्यशाली कहा। ल्यू जिंगलोंग गुस्से से इनकार करता है, चिल्लाता है कि वह तो बस इस पार करना चाहता था। अपने बेटे के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ल्यू जिंगलोंग एक सॉल्यूशन देता है। वह यूएन से कहता है कि अपने पिता के सम्मान में अगर तलवार वापस कर दी जाए तो वह मामले को खत्म करने को तैयार है। लेकिन यूएन ब्लंटली जवाब देता है कि तलवार पहले ही बेच दी गई है। ये बात सुनते ही कमरे में एक झटके जैसी लहर फैल गई। ल्यू जिंगलोंग, ल्यूइंग और याचवान सब पूरी तरह से चौंक गए और कुछ कह नहीं पाए। जैसे ही यह खबर फैली कि सोट बिक चुकी है, ल्यू लिंग, ल्यू जिंगलोंग और यायुएन के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। लेकिन यह शौक जल्दी ही ल्यू लिंग के चेहरे पर गुस्से में बदल गया। उसने ठंडी और भारी आवाज में कहा, सोट चली गई। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। 1 मिलियन तैयार करो। याचुआन ने विरोध करते हुए कहा, इतना बड़ा अमाउंट? वो स्पिरिट वेपन तो मुश्किल से 200,000 का होगा। ल्यू लिंग ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही अपनी पर्पल ऑरा छोड़ दी। हवा में डर का माहौल बन गया और उसकी आंखें खतरनाक चमकने लगीं। ये कोई नेगोशिएशन नहीं है। मैंने जो कहा वो होगा। यायुएन के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, हम पैसे देंगे, बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ल्यू लिंग ने ठंडी नजर से उसे देखा और कहा, तुम्हारे पास हाफ मंथ है। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं खुद उस लड़के को सबक सिखाऊंगा और कोई रहम नहीं करूंगा। पीछे खड़े ल्यू जिंगलोंग के चेहरे पर एक ईविल मुस्कान आ गई। घर पर लौटने के बाद माहौल भारी था। याचुआन की मदर ने कांपती आवाज में कहा, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम अपने पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड से जाकर हेल्प नहीं मांग सकते? यायुएन ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगा। शायद अगर मैं उसे कुछ पोर्क ले जाकर दूं और माफी मांगूं तो, लेकिन 1 मिलियन इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर याचुआन आगे आया। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। आप दोनों परेशान मत होइए, मैं इसे संभाल लूंगा। यायुएन ने बेटे को देखा। गुस्से के बजाय उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, बस अगली बार कोई कदम उठाने से पहले सोचना। याचुआन ने सिर झुकाया और मन ही मन कसम खाई कि वह हालात बदल कर रहेगा। याचुआन गहरी सांस लेकर अपने पेरेंट्स की ओर मुड़ा और कहा, मैं अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकता, हमें मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। उसके काल्म वॉइस में कहा, बेटा, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, परिवार साथ हो तो हल निकल ही आता है।
पिता की बात सुनकर याचुआन के चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे जल्द से जल्द अपना नया स्पिरिट वेपन बनवाना होगा। जैसे ही मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, लूशिंग जैसी धमकियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा लग रहा था कि टेंशन थोड़ा कम हो गई है। तभी उसकी मदर ने सस्पिशियस नजरों से उसकी तरफ देखा। याचुआन, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? उसकी आवाज में हल्का डर था। ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर बहुत रेयर चीज है। एक साधारण पिग बुचर इसे कहां से ला सकता है? यह सुनकर याचुआन चुप हो गया। उसने महसूस किया कि अब और छुपाना सही नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कन्फेशन किया, मां, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। यह सुनकर दोनों पेरेंट्स शॉक में आ गए। उनकी आंखों में कंफ्यूजन और चिंता साफ दिख रही थी। लेकिन मां ने अचानक सबसे अजीब कंक्लूजन निकाला। उसने वाइड आइज से पूछा, क्या तुम्हारा सीक्रेट यह है कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं? यह सुनकर याचुआन का फेस बिल्कुल डेड पैन हो गया। वो इरिटेशन में बस धीरे से बोला, मां ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटा, अगर तुम्हें लड़के पसंद हैं तो भी कोई बात नहीं। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूं। तुम्हें जो भी खुशी दे वही करो। पीछे खड़े पिता ने घबराई हुई हंसी के साथ हामी भरी, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझसे दूर रहना। याचुआन पूरी तरह कंफ्यूज्ड और परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे ना लड़के पसंद हैं और ना लड़कियां। माँ पिता दोनों चौंक गए। तभी याचुआन ने असली सच बताया, मुझे एक मेंटल इलनेस है। मैं हर लिविंग क्रीचर को पिग की तरह देखता हूं। सीन तुरंत बदल जाता है और हम उसकी नजरों से देखते हैं। अब उसके माता पिता भी शॉक्ड फेसेस वाले दो पिग लोगों जैसे दिख रहे हैं। यह सुनकर पिता के दिमाग में अचानक बिजली कौंधी। वो बेटे के कंधे पकड़कर एक्साइटेड होकर बोले, इसका मतलब तुम किसी भी लिविंग बीइंग को ऐसे स्लॉटर कर सकते हो जैसे वो बस एक पिग हो। याचुआन ने हल्की सी सिर हिलाकर इसे कंफर्म किया। मां ने हैरानी से पिता की ओर देखा और पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे बेटे का प्रोफेशन असल में कॉम्बैट टाइप है? पिता ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। अब उनके चेहरे पर डर की जगह प्राउड एक्सप्रेशन था। पिता ने कहा, याचुआन, मेरे साथ चलो। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें असली स्किल्स सिखाऊं। डार्क मूनलाइट के नीचे दोनों एक लंबे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं। रास्ते में पिता बताते हैं, सालों तक पिग्स को काटते काटते मैंने अपनी खुद की यूनिक पिग स्लेइंग नाइफ टेक्निक बना ली है। अब मैं ये टेक्निक तुम्हें सिखाऊंगा ताकि अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़े तो तुम खुद को बचा सको। यीचुआन हैरान होकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मैंने तो पहले ही पूरे परिवार को 1 मिलियन के कर्ज में डाल दिया है, फिर भी आप मुझे ये सब क्यों सिखाना चाहते हैं? उसके पिता याचुआन गंभीर चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हैं और शांत लेकिन गहरी आवाज में कहते हैं, बेटा, 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती है तुम्हारी जान। वो अपना क्लीवर हाथ में उठाते हैं और कहते हैं, सबसे बड़े प्रिंसिपल्स हमेशा सिंपल होते हैं और यही बात पिग्स को काटने पर भी लागू होती है। ध्यान से देखो यीचुआन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मूव सिखाऊंगा, बस 3। सीन बदलता है। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। रात का आसमान काला है, ठंडी हवा चल रही है। अचानक हवा पर्पल एनर्जी से भर जाती है, मानो आसमान में भूतियां तलवारें नजर आने लगती हैं। याचुआन उस ऊर्जा में घिर जाता है। वो दोनों हाथों से क्लीवर को ऊपर उठाता है। एक जोरदार युद्धनाद के साथ वो क्लीवर नीचे की ओर गिराता है। धड़ाम! उस एक वार की ताकत इतनी भयानक होती है कि मानो पहाड़ पर दरार पड़ गई हो। धरती फटती हुई लगती है और उसके भीतर से पूरा चांद और तारों से भरा ब्रह्मांड झलकने लगता है। यीचुआन नीचे खड़ा ये सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका पिता, जो जिंदगी भर सिर्फ एक साधारण कसाई लगा था, इतनी खतरनाक ताकत का मालिक हो सकता है। उस भयानक वार के बाद याचुआन शांत होकर अपने हक्का बक्का बेटे की ओर मुड़ता है। गहरी आवाज में कहता है, याद रखो यीचुआन, ये थी पहली चाल, यिन स्टार। बिना रुके वो अगली चाल का नाम लेता है। अब देखो दूसरी चाल। अचानक वो हवा में उछलता है।
उसका क्लीवर इस बार साइन एनर्जी से चमकने लगता है। वो हवा में घूमता है और एक जबरदस्त क्षैतिज वार करता है। शू! इतनी विशाल एनर्जी वेव निकलती है कि ऐसा लगता है मानो कॉस्मिक वॉइड में दिख रहा चांद बीच से दो हिस्सों में कट गया हो। यीचुआन अब पूरी तरह डर और हैरानी से चीख उठता है। पिताजी, ये सब आप कैसे कर रहे हैं? क्या ये सच में पॉसिबल है? पिता कहते हैं, ये सब बस इल्यूजन है। ये तकनीक आसपास की स्पेस को डिस्टॉर्ट करती है। रोशनी मुड़ जाती है और आंखों को ये सब सच जैसा लगता है। फिर उनकी आंखों में गहरा आत्मविश्वास झलकता है। वो क्लीवर नीचे रख देते हैं और कहते हैं, अब आखिरी चाल दिखाने का वक्त है। इस बार वो चाकू नहीं उठाते, बल्कि उनके शरीर से खून जैसा लाल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो अपनी मुट्ठी में उस ऊर्जा को चैनल करते हैं। एक डरावनी गर्जना के साथ वो जोर से चिल्लाते हैं, तीसरी चाल, डिवाउरिंग सन। उनकी मुट्ठी जमीन से टकराती है। धड़ाम! एक विशाल सुनहरी रोशनी का धमाका चारों ओर फैल जाता है। इतनी तेज चमक होती है कि यीचुआन को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। हांफते हुए वो पूछता है, पिताजी, ये सब चालें सच में पिग्स को मारने के लिए हैं? आखिर ऐसा कौन सा पिग होगा जिसे मारने के लिए इतनी शक्ति चाहिए? पिता हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ज्यादा सवाल मत पूछो यीचुआन। समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये चालें किस काम आएंगी। इन शब्दों ने यीचुआन के दिल में एक नई आग जगा दी। वो गंभीर स्वर में वादा करता है, पिताजी, मैं इन चालों को पूरी लगन से सीखूंगा। फिर अचानक उसे याद आता है और वो पूछता है, लेकिन पिताजी, मेरी पिग्स नाइफ कहाँ है? यची गहरी सांस लेकर समझाते हैं, वो लिu जिंगलोंग से लड़ाई में टूट गई थी। फिर वो अपना खुद का क्लीवर आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल इसे इस्तेमाल करो। जैसे ही यीचुआन क्लीवर पकड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। धड़ाम! हथियार का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसे संभाल ही नहीं पाता। दोनों हाथों से कसकर पकड़ने के बाद भी उसका शरीर कांपने लगता है। मन ही मन वह सोचता है, पिताजी इतने सालों से ऐसे भारी हथियार से पिग्स को कैसे मारते रहे? पिता बिना कुछ कहे मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। अब यीचुआन अकेला है। उसके सामने खुला आसमान, पीछे पूर्णिमा की चांदनी और हाथ में वो दानवी क्लीवर। वो गहरी सांस लेता है और अपने प्रशिक्षण की शुरुआत करता है। पहली चाल, यिन स्टार। वो पूरी ताकत लगाकर क्लीवर उठाता है, लेकिन वजन इतना होता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। धड़ाम! फिर भी वो हार नहीं मानता। दोबारा उठता है, हथियार उठाता है और फिर से कोशिश करता है। दूर खड़े पिता चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। उनके मन में विचार चलता है, मेरा ये मूर्ख बेटा अभी बच्चा है, लेकिन जिस दिन ये फन हुआंग रेल्म तक पहुंचेगा, उस दिन मेरी ये 3 साधारण सी लगने वाली चालें इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी कि देवताओं और अमर प्राणियों को भी एक ही वार में मार सकेंगी। पूरी रात यीचुआन अकेले उस माउंटेन टॉप पर ट्रेनिंग करता रहा। उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी उस हैवी क्लीवर को मास्टर करने में। बार बार उसे स्विंग करता, हर बार एक डिटरमिन्ड चिल्लाहट के साथ। थकान से उसका शरीर टूट चुका था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ती है, वो आखिरकार घास पर गिर जाता है, पूरी तरह थका हुआ। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बैठता है, हांफते हुए, हाथ में वही हैवी वेपन। शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके अंदर की डिटर्मिनेशन और बढ़ जाती है। उसे याद आते हैं अपने पिता का वो वरीड चेहरा और लू शिंग की धमकियां, जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। वो आखिरी बार एक गहरी सांस लेता है और अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाकर गर्जना करता है, यिन स्टार। और तभी एक जबरदस्त एनर्जी वेव बाहर निकलती है, जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ती है। चट्टानें टूट जाती हैं और इतना बड़ा शॉक वेव बनता है कि दूर पहाड़ पर बैठे पक्षी डर के मारे उड़ जाते हैं। यीचुआन वहीं खड़ा है, जोर जोर से हांफता हुआ। उसके चारों ओर फेंट सी ब्लू ऑरा चमक रही है। थका हुआ लेकिन विजयी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है। वो देखता है, माउंटेन टॉप पर एक गहरा विशाल स्कार बन चुका है। ये उसकी जीत का निशान था। अचानक हवा में एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन उभरती है,
जैसे किसी गेम में अचीवमेंट अनलॉक हुआ हो। प्रोग्रेस कंफर्म ट्रेनिंग के बाद यी चुआन अब 9th रैंक अप्रेंटिस बन चुका है। उसकी कोर एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट तीनों एक साथ 55 तक पहुंच चुकी हैं। उसका ब्लड शैडो बुचर स्किल लेवल 2 पर पहुंच चुका है। और सबसे अहम, उसने अपने पिता का पावरफुल नया स्किल यीन स्टार पूरी तरह सीख लिया है। सीन बदलता है। एक हॉस्पिटल रूम में मेडिकल इक्विपमेंट बीप कर रही है। यान बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसके शरीर से लगता है जैसे उसने सारी एनर्जी निकाल दी हो। पास के ऑफिस में उसकी माँ एक फीमेल डॉक्टर के साथ बैठी है, चेहरे पर गहरी चिंता। वो धीरे से पूछती है, मेरा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर, जो वही साइकाइट्रिस्ट है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, शांत मुस्कान के साथ कहती है, डोंट वरी, यी चुआन बिल्कुल ठीक है। वो बस एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग के बाद थकावट से बेहोश हुआ है। ये सुनते ही उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अंदर ही अंदर वो अपने पति येटिवान को कोसती है। सोचती है, तुमने मेरे बच्चे को इतना पुश किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डॉक्टर अपने नोट्स चेक करती है और कामली कहती है, बेस्ड ऑन उसके शरीर में लैक्टिक एसिड लेवल के हिसाब से उसने एक रात में लगभग 1000 सिटअप्स, 1000 पुशअप्स और 1000 स्क्वाट्स किए हैं। और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे उसने 100 किलोमीटर दौड़ भी लगाई हो। ये सुनकर उसकी माँ डिसबिलीफ में डॉक्टर को घूरती है। आर यू जोकिंग? कोई इंसान इतना सब एक रात में कर सकता है? डॉक्टर बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देती है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, लेकिन यान की करंट मेंटल स्टेट देखकर मुझे यकीन है। ये सुनकर उसकी माँ का गुस्सा और भड़क जाता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, वो अपने पति को इस सब के लिए माफ नहीं करने वाली। अचानक यान की माँ अपनी कुर्सी से उछलती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वो चिल्लाती है, वो कमीना, आज मैं उसे ऐसा पीटूंगी कि वो खुद अपनी वाइफ को पहचान ना पाए। इतना कहकर वो गुस्से में ऑफिस का दरवाजा जोर से पटकती है और बाहर निकल जाती है। कमरे में अकेली बची डॉक्टर गहरी सांस लेती है। वो सोचती है, नॉर्मल इंसान तो इतनी एक्सरसाइज से मर जाता, लेकिन ये लड़का, उसकी स्टैमिना अनबिलीवेबल है। उसके होंठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आती है। वो खुद से बुदबुदाती है, शायद मुझे आज रात उसे 1-on-1 काउंसलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो यान के हॉस्पिटल रूम में पहुंचती है, उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। बिस्तर खाली था। वो दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, हैरान होकर सोचती है, वो कहाँ चला गया? सीन कट होता है। यान हॉस्पिटल से बाहर सड़कों पर अकेला चल रहा है। उसके मन में पिछली रात की ट्रेनिंग घूम रही है। वो सोचता है, यीन स्टार टेक्निक बेहद पावरफुल है, लेकिन ये मेरी स्टैमिना को बहुत तेजी से ड्रेन कर देता है। इसे सिर्फ फाइनल मूव की तरह ही इस्तेमाल करना सही रहेगा। तभी उसे याद आता है, आज वो दिन है जब मैं मास्टर तैशिन से अपनी नई नाइफ बनवा सकता हूं। वो तेजी से शहर की गलियों से निकलता है और जल्द ही एक बड़े पारंपरिक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है, जहां साइन बोर्ड पर लिखा होता है, तैशिन फॉर्जिंग। यान दरवाजे पर खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है, तैयार मास्टर वेपन स्मिथ से मिलने के लिए। अंदर फौज में एक विशालकाय मांसल आदमी अपने काम में व्यस्त था। उसकी बड़ी जंगली दाढ़ी और धधकती भट्टी की रोशनी में वो किसी वाइल्ड बीस्ट जैसा लग रहा था। यान की नजर से मास्टर एक विशाल जंगली सुअर जैसा दिखता है, जो उसे देखते ही जोर से ग्रंट करता है। मास्टर तैशिन उसकी पहचान कंफर्म करता है। यान बस चुपचाप सिर हिलाता है। मास्टर कहता है, शिया फैमिली के स्टीवर्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारी नाइफ तैयार की है। वो यान के करीब झुककर उसे शक भरी नजरों से देखता है और कहता है, सुना है तुम तो बस एक सिंपल पिग बुचर हो। मास्टर तैशिन भौहें चढ़ाते हुए कहता है, अजीब है, शाह फैमिली इतने पैसे क्यों खर्च करेगी और मुझे इतनी जल्दी में फौज करने को कहेगी सिर्फ एक बुचर के लिए। वो ठहरता है, गहरी सोच में पड़ जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, तुमने शायद उनकी यंग मिस की जान बचाई है। इतना कहकर वो एक सुंदर नक्काशीदार वुडन बॉक्स खोलता है। अंदर रखी हुई डार्क ब्लेडेड नाइफ फौज की रोशनी में चमक उठती है। जैसे ही यान उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, मास्टर तैशिन उसे रोक देता है।
अब यान की नजर में मास्टर एक खूंखार, लाल आंखों वाला भयंकर जंगली सुअर दिखाई देता है। मास्टर तैशिन गंभीर आवाज में कहता है, इतनी जल्दी मत करो, ये कोई साधारण हथियार नहीं है। ये ब्लेड 1000-year-old कोल्ड आयरन से फॉर्ज्ड है। ये हाई ग्रेड येलो रैंक वेपन है। वो यान को आखिरी चेतावनी देता है, याद रखना, एक पावरफुल नाइफ अपने मालिक को चुनती है। अगर तुम्हारी ताकत कम हुई तो शायद तुम इसे उठा भी नहीं पाओगे। यान शांत मगर दृढ़ एक्सप्रेशन के साथ बॉक्स के अंदर हाथ डालता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक होती है। वो हैंडल को पकड़कर नाइफ को उठाता है और सबको चौंकाते हुए उसे आसानी से हवा में उठा लेता है। उसके मन में पहला ख्याल आता है, ये तो उस भारी क्लीवर से भी हल्की है जो पिताजी इस्तेमाल करते हैं। मास्टर तैशिन के पसीने छूट जाते हैं। यान की नजर में वो अब हक्का बक्का पसीना बहाता हुआ बोर दिखाई देता है। वो बस उसे अविश्वास से घूरता रह जाता है, सोचते हुए, ये लड़का इतनी भारी ब्लेड को ऐसे कैसे उठा रहा है। नई चमचमाती वेपन हाथ में लेकर यिचुआन पूछता है, मास्टर, इसका नाम क्या है? मास्टर तैशिन थोड़ा हकलाते हुए जवाब देता है, अब तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया, क्योंकि ये अब तुम्हारी है, तो नाम भी तुम ही तय करो। शाह फैमिली की दौलत और रिस्पेक्ट से प्रभावित यान कुछ सेकंड सोचता है, फिर गहरी सीरियसनेस के साथ अपनी नई वेपन का नाम रखता है, ड्रैगन स्लेइंग नाइफ। ये नाम इतना ओवर द टॉप होता है कि मास्टर तैशिन सच में चौंक जाता है। उसके हाथ का कप गिर जाता है और वो लिटरली अपना ड्रिंक उगल देता है। मास्टर का चेहरा थकान से भर जाता है। उसके मन में बस यही चलता है, इतना टैकी नाम कौन रखता है। यान अपने नए वेपन को बेल्ट में टक करता है और उसकी नजरें अब अगले गोल पर टिक जाती हैं। अब वक्त है शहर से बाहर निकलने का, मॉन्स्टर्स को हंट करने का और फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे कमाने का। वो मन ही मन सोचता है कि सबसे जरूरी चीज है अपनी रैंक बढ़ाना। अगर वो अगली लेवल तक पहुंच गया तो लू शिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका मिल सकता है। जैसे ही वो शहर की गलियों से गुजरता है, उसके कान दो जख्मी आदमियों की बातों पर टिक जाते हैं। पहला आदमी दुखी होकर कहता है, पता नहीं क्यों हाल ही में इस एरिया में अजीब अलग रेसेस और बीस्ट्स की भरमार हो गई है। जो भी दिखते हैं सीधे हमला कर देते हैं, जैसे पागल हो गए हों। दूसरा आदमी कांपते हुए जोड़ता है, मुझे तो एक आर्मर्ड बुल ने पूरे 10 माइल्स तक दौड़ाया और ये क्रीचर तो यूजुअली बिल्कुल पीसफुल होता है। इस बात पर डरने के बजाय यान की आंखों में पर्पल लाइट चमक उठती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक, एक्साइटेड ग्रिन फैल जाती है। वो मन ही मन सोचता है, परफेक्ट, अब मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए प्लेंटी ऑफ टारगेट्स होंगे।